अब आते हैं जी हम बॉन्ड एनर्जी, दूसरी प्रॉपर्टी बॉन्ड एनर्जी। जैसा कि ये इंडिकेट कर रहा है, इसको बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं, इंथैल्पी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब इस कोवलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करके इनको न्यूट्रल एटम में चेंज करते हैं तो इसके लिए आपको एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी है। यानी दो एटम के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको आपने तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है। अब यही एटम दो मिलकर जब मॉलिक्यूल बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी जो होगी क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो अब है तो ये बॉन्ड एनर्जी, लेकिन अलग अलग जो है हम नाम रख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस केस में बॉन्ड जो है वो तोड़ा जा रहा है और इस केस में जो है बॉन्ड बन रहा है। तो अगर हम किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, उनको न्यूट्रल एटम में चेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए ये जो एनर्जी है इसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो ये जो एनर्जी है इसको क्या कहेंगे, बॉन्ड ब्रेकेज जब होगी तो जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी, जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये जो वैल्यू है, फर्ज करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसको आपने ब्रेक करना है, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है जी 436 किलो जूल। आपको इतनी एनर्जी जो है प्रोवाइड करनी होगी, 436 किलो जूल पर मोल। और जब ये एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो 436 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी रिलीज़ होगी। क्लियर हो गया? यानी इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये चेंज नहीं है, ये नाम चेंज कर दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब है कि बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस फिर कौन सा होगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ये एंडोथर्मिक हो गया अगर हम थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है जी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, दिस इज़ एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि जी HCl की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करें। आपको जो डाटा दिया हुआ है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन का है, तो आप उसे HCl की जो है बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। बॉन्ड एनर्जी क्लियर हो गया। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड between two atoms, या it is the amount of energy release when atoms combine and form covalent bond, not ionic bond, covalent bond। कोवलेंट बॉन्ड जब दो एटम के दरमियान बनेगा उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। और जब कोवलेंट बॉन्ड पर्टिकुलर एटम में ब्रेक होगा तो उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी बॉन्ड एनर्जी है। लेकिन डिफरेंस के लिए जो है हम नाम में थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होगी वो एक जैसी होगी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना बॉन्ड ब्रेकेज के लिए उतनी एनर्जी मिलेगी जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास क्लोरीन है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन में जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको अगर ब्रेक करना है तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी हमें वो कितनी है जी, 242 किलो जूल पर मोल। ये जो है एनर्जी रिक्वायर्ड है, 242 ये रिक्वायर्ड है। और ये रिक्वायर्ड होगी जब आप हाइड्रोजन में बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेंगे। अच्छा, इसके साथ लिखा है किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल नहीं है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, उनको ब्रेक करना है तो 436। तो पहले हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन के लिए तो 6.02 इंटू, यानी ये है ना
436 किलो जूल पर मोल। इसके मीनिंग क्या है कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो बॉन्ड हैं उनको हमने ब्रेक करना है, तो उसके लिए 436 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। यानी आपने इतने बॉन्ड ब्रेक करने हैं और ये बॉन्ड इतने मॉलिक्यूल में होंगे। अगर आपने एक बॉन्ड ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी होगी? 436 किलो जूल। इसको आप 6.02 इंटू 10⁻23 इस पे डिवाइड कर देंगे। इसको आप कैलकुलेट करें तो ये 72, हमें तो याद हो गया, बार बार जो है लिख लिख के 72 पॉइंट इतना है जी 42 इंटू 10⁻, हाँ, इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल। अच्छा, एक बॉन्ड जो है, ठीक है, इसमें 2 एटम है, तो पर एटम जो है ये एनर्जी कितनी होगी? एक बॉन्ड जो है उसमें 2 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो हम पर एटम पे आते हैं। तो जाहिर है आपने ये जो 72.42 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी? 40, हाँ कितना? 36, नॉट 40, हाँ 36.21 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल। यानी ये पर एटम आ गई, पर हाइड्रोजन एटम। अब इसी तरह आप क्लोरीन जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी बताई गई है? 242 किलो जूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो हैं बॉन्ड हैं क्लोरीन में, इनको ब्रेक करने के लिए 242 किलो जूल एनर्जी चाहिए। यानी इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो ये टूटेंगे तो उतने बॉन्ड टूट गए। ठीक है, जो एक मॉलिक्यूल को तोड़ना है या एक बॉन्ड को तोड़ना है, 1 बॉन्ड के लिए ये कितनी होगी? ये होगी बिल्कुल ऐसी जैसे आपने वहाँ कैलकुलेट की है, 242 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये 40 पॉइंट कुछ आता था जी, हाँ जी 40.19 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल। ठीक है, अब एक बॉन्ड तोड़ने का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो पर एटम कितनी एनर्जी हुई? पर एटम जो है ये 40.19 इंटू 10⁻⁻23, इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 40 है ना, तो 20 पॉइंट कुछ आएगा यार, 20.09 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल। ये पर एटम हमने क्यों निकाली है? एक क्लोरीन पर एटम है, ये पर एटम हाइड्रोजन का है, इसलिए कि हम HCl की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब मुझे बताएं कि HCl में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है ना, तो पर हाइड्रोजन एटम और पर क्लोरीन एटम, ठीक है, तो आपके पास ये 2 एनर्जी आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस डाटा से HCl की बॉन्ड एनर्जी जो है हमें, यानी ये पर बॉन्ड जो है एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी वो कितनी होगी पर बॉन्ड HCl बॉन्ड। आपके पास जो क्लोरीन की और हाइड्रोजन की एनर्जी, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ गई 36.21 इंटू 10⁻⁻23 प्लस 20.09 इंटू 10⁻⁻23। अब ये देखें 10⁻⁻23 कॉमन है, इसको आप बाहर कर लें तो ये आ जाएगा जी 36.21 प्लस 20.09, ये कॉमन ले लिया, इंटू 10⁻⁻23। ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 9 और 1 0 हो गया, 3 हो गया, 6 5 इंटू 10⁻⁻23 किलो जूल ये एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो पर मोल फिर कितनी होगी? ये पर मोल निकालने के लिए आप 56.30 इंटू 10⁻⁻23 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, पर मोल आ जाएगी। तो ये तो इसे कैंसिल हो गया ना, ये तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आती है जी, कितनी आती है? मेरा ख्याल है ये 338 किलो जूल आती है, पर मोल आ गई आपके पास। यानी आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल से HCl की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर ली है। देखिए इंसान जो है अपनी अकल इस्तेमाल करके
ये कर सकता है। इसी तरह आप HBr की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हाइड्रोजन और ब्रोमीन की बॉन्ड एनर्जी पता हो, आप HI की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जो कैलकुलेट की है वैल्यू, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं, क्या हमारी वैल्यू उसके करीब आती है। तो एक्चुअल जो वैल्यू आती है जी, एक्चुअल, ये मैं ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल वो आती है 436 के करीब आती है। हाँ यस, 436 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन ये है, ये एक्चुअल जो है और थ्योरेटिकल, इनमें फ़र्क क्यों है, क्यों फ़र्क आ गया? इसका मतलब है कोई चीज़ मिस हो गई है, कैलकुलेशन में कोई चीज़ मिस हो गई। इंसान जो है जब ये कैलकुलेशन करता है ना, तो फिर देखता है कि ये एक्चुअल के साथ क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह हो गई, क्यों जो है रिज़ल्ट हमारे जो है जो थ्योरेटिकल हैं एक्चुअल के साथ टैली नहीं करते, कोई वजह है, फिर वो वजह तलाश करते। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है 3338, ये किसकी बेस पे की है? हाइड्रोजन और क्लोरीन की बेस पे की है। हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ आर नॉन पोलर, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर नॉन पोलर। इफ HCl इज कंसिडर्ड टू बी नॉन पोलर, ठीक है, ये मैं आप मिटा रहा हूँ कि आपने जो डाटा लिया है वो नॉन पोलर से लिया है। क्लियर है? ये मैं अब ये इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि इफ़ HCl इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉन पोलर, अगर इसको आप नॉन पोलर कंसिडर करते हैं तो फिर 338 जो है किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी। अब मुझे ये बताएं, क्या HCl नॉन पोलर है? क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन एक जैसे एटम है? नहीं, कहाँ है? एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एक जैसे एटम नहीं है। जब एक जैसे एटम नहीं हैं तो इनमें आयनिक करैक्टर भी आ गया। तो कैलकुलेशन में ये चीज़ शामिल नहीं है भाई। जब आप HCl को तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इनको भी तो ब्रेक करना है ना, इस फोर्स को भी ब्रेक करना है। तो इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस निकालें। अब 16 है ना, 16 में से 8 करें, 8, ठीक है, और ये 2, भाई इधर से कैरी लिया ना, तो 12, 2, 9, 98 का फ़र्क आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 98 किलो जूल जो है ये इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ब्रेक करने में इस्तेमाल। अब ये जो फ़र्क है ये कम होता जाएगा जैसे जैसे आप कैसे HBr है, HI है, ठीक है, HF है, HCl है। अब यहाँ डिफरेंस जो है 98 का है और यहाँ जो डिफरेंस है सिर्फ 6 का रह जाता है। यानी जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना उसमें 6 का डिफरेंस है। यहाँ जो है ये, और इस केस में जो डिफरेंस है वो 98 से भी ज़्यादा है, यानी 227 या 278 या 20 इसके करीब है। आप बुक से देख लीजिएगा। फ़र्क क्यों आता है ज़्यादा? ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से ये आता है। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी जो है ये किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड एनर्जी जिन फैक्टर पे डिपेंड करती है, फैक्टर उनमें नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा जो है बॉन्ड लेंथ पे, फिर नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है दो बॉन्डेड एटम का ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। यानी अगर मसलन अगर आपको जो है HF की और HCl की बॉन्ड एनर्जी जो है उसको कंपेयर करना हो तो आप देखें कि किसके ऊपर जो है किसकी ज़्यादा होगी। और साइज़ पे भी डिपेंड करती है, साइज़ ऑफ एटम, एटम जो है उनका साइज़ कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना दो बॉन्डेड एटम में ज़्यादा होगा, जैसे HF जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी HCl से ज़्यादा है, इसलिए कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 4, हाइड्रोजन की 2.8 है।
तो अगर आप 4 में से 2.8 माइनस करें, इसी तरह जो है हाइड्रोजन की और क्लोरीन की 3 है, तो आप 3 में से जो है डिफरेंस फाइंड, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो माइनस करें, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, ये ज़्यादा होगा। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी जो है क्या होगी जी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, यानी दो एटम जितने करीब होंगे उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होगी? ज़्यादा नहीं, यानी बॉन्ड लेंथ जिनका कम होगा उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ शेयर्ड पेयर, यानी एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसमें कितने जो हैं पेयर शेयर्ड हो रहे हैं? 1 हो रहा है, 2 हो रहे हैं, 3 है। तो जैसे अगर नाइट्रोजन है, इसमें 3 है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? यानी ये जो शेयर्ड पेयर हैं इन पे भी डिपेंड कर। अगर आप शेयर्ड पेयर को देखें तो ये जैसे जैसे ये ज़्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ भी कम होती जाती। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा होगा ऑक्सीजन से, तो ये फैक्टर भी आप इसमें बता सकते हैं। फिर एटम का साइज़ देखिए, जब हम एक चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो फिर बाकी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। जब आप साइज़ की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और किसको? क्लोरीन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में फिर बॉन्डिंग जो है एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों में सिंगल बॉन्ड है। ये नहीं है कि आप एक तरफ सिंगल बॉन्ड को और दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड को रख के कंपेयर करें। कंपैरिजन के लिए बाकी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। आपने एटम के साइज़ की बात की है तो बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड है, तो उस सूरत में साइज़ किसका छोटा है? हाइड्रोजन का छोटा है क्लोरीन से। इसलिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के भी आपको मैंने बताया 436 किलो जॉल है और क्लोरीन की कितनी है? 242 किलो जॉल पर मोल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है जी जो कि रिलेटेड है किसके साथ? बॉन्डिंग के साथ, और वो है बॉन्ड लेंथ।